हाय फ्रेंड्स, तो आप भी तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल फाइनेंशियल बुक की समरी सुनने के लिए। आपने इंट्रोडक्शन तो सुन ही चुके हैं, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक के फादर कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो ताकि कोई अच्छी जॉब पा सको, और रिच डैडी कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो ताकि देख करके कोई अच्छी सी कंपनी खरीद सको और लोगों को नौकरी प्रदान कर सको। तो इसी का हम देखते हैं सबक 1। एक्चुअली इनके जो फादर थे, इन्होंने कुछ इन्हें सबक दिए थे, कुछ लेसन दिए थे जो इन्हें लाइफ में फॉलो करने थे। तो उसी का हम सबक पहला वाला देखते हैं, लेसन 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी उनकी नई कैंडी लेक में आई थी और वे वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को साथ ले गए, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गए। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास में पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर्स अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। 6ठे ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क के इस पार रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6th ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटा, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ, या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामखा शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा था। जहाँ तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी सहयोग से इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूल की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चे वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वह मान गया और शनिवार की उस सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया था। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करने लगते जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे थे। इससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वह दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग में बिजली कौंधी।
यह एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक बुक में मिला था जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाकों में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव के साथ ज्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते, यह एक कारोबारी सीक्रेट है, रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। यह एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें काफी केचप की बोतलें रखी जाती थी। अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा था। आखिरकार मेरी मम्मी के सब्र का बांध टूट गया था। पड़ोसियों की गंदी मुड़ी तुड़ी इस्तेमाल की हुई टूथपेस्ट ट्यूब को देख देख कर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह एक कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब खत्म होने वाली थी और हमें मिलने वाली थी। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से ज़्यादा जल्दी आ गई और दबाव बढ़ता गया। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। वह माइक का काम था कि वह पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने को कहे। साथ में वह उनसे यह भी कहता था कि उनके दांतों के डॉक्टर का भी यही कहना है कि जल्दी से जल्दी और एक दिन में 2-3 बार ब्रश करना चाहिए। और इसी तरह कुछ टाइम में उनकी पास पर्याप्त टूथपेस्ट ट्यूब जो है खाली हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको एक बड़े से बर्तन में पकाना शुरू कर दिया और पकाने के बाद उन्होंने एक सांचा लेकर के उसमें जब उसका मेल्ट हो गई वो पूरी तरह से टूथपेस्ट ट्यूब उनको सांचे में डाल दिया, जो कि सांचा पुट्टी का था, जो आजकल गोल पुट्टी होती है उसके बने हुए थे। जब माइक के डैडी और उनके एक फ्रेंड आ रहे थे तो वहां पर पक रहा था काफी ज्यादा और उससे काफी ज्यादा धुआं सा भी निकल रहा था, भाप सी निकल रही थी। तो उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी और आकर के उसने पूछने लगे कि बच्चों क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम इससे क्या बनेगा यहाँ हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। वो सांचे सूखने के बाद उन्होंने अपने पापा के सामने ले जा करके उन सांचों को तोड़ा और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि उस सांचों के अंदर क्या था। उस सांचों के अंदर सिक्के थे, रुपए थे, यानी कि डॉलर के सिक्के थे, कॉइन थी। जब उसके पापा ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पापा आप ही ने तो कहा था कि पैसा बनाना सीखो, पैसा बनाना सीखो। तो हम पैसा बना रहे थे, यानी कि हमने सिक्के बनाने सीखे हैं, सिक्के हम बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने सुना है जालसाजी भी एक क्राइम है। उस समय वो क्राइम तो जानते नहीं थे कि क्राइम क्या होता है, 9 साल के बच्चे थे, लेकिन हाँ ट्राई कर रहे थे वो कि हाउ टू अर्न द मनी और कैसे उसको बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाना सीखा, अर्न करना नहीं उस टाइम पे। तो दोस्तों सबक अब शुरू करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी टाइप की थी। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, डैडी फोन पर हैं और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतजार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाज करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता और गलीचा था। गलीचा वहां इसलिए बिछाया गया था
ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छिपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं सकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा हुआ था, जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर दो महिलाएं बैठी थी, जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वह खाकी स्लेक्स और खाकी शर्ट पहने था। इन पर अच्छी प्रेस तो थी, लेकिन स्टार्च नहीं था। वह चमचमाती कामकाजी जूते भी पहने था। उसकी उम्र मेरी डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पिछले पोर्च की ओर गए तो वह मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन है? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउसेस संभालता है और महिलाएं रेस्तरों के मैनेजर हैं। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइजर को तो देख ही लिया होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर भी है, जो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सादा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया। फिर कुछ सोचकर वे बोले कि वे हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी वैसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता लग जाएगा। अचानक माइक के डैडी जज्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा। जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, हमने अपना सिर हिलाया। फिर हमने अपनी कुर्सी दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो यह रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन यह काम तुम्हारा क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, लेकिन सिखाऊंगा तुम्हारे काम करते समय। तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसिज मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए
तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहां काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो या वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 3 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थी, लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन करती थी और हमें काम में लगाए रखती थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बम सामानों को सेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से सेल्फ में जमा देते थे। यह बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-Eleven कन्वेंसिंग स्टोर की शुरुआती संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, बटर, ब्रेड और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज़्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुबार उठता और स्टोर में घुसकर डब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आ जाएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाते थे और 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे साथ में 3 छोटे सिक्के थमा देते थे। देखिए, 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं यह काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और जब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था, उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं था जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन यह 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्सा और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उगता जाऊं। कुछ माइक बोला। डैडी अलग तरह के थे। वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत हैं और वे कम बोलते हैं, इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है मेरा साथ नाटक खेल गया है? नहीं, दरअसल नहीं है, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वह मांगने को कहा जिससे मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की जरूरत नहीं, मेरे गरीब डैडी ने तेज में कहा।
शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाज़ा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतज़ार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वे मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे ऑफिस में गायब हो गई। मैंने कमरे में चारों ओर देखा मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं देखी थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थी। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और अब वह भी निकलकर जा चुका था। मकान खाली था और यहाँ मैं हवाई के उस सुहाने दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वे फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए मुझे कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआसी आवाज में मेरे मुंह से निकला, देखिए आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में मैं किसी वयस्क से मुंह तोड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैच की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसे कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो और अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं करते। आपने मुझसे खामखा इंतजार कराया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद आपने मुझसे बात तक नहीं की। 1 घंटे के बदले 10 सेंट आपने मुझे दिए। हाँ, मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं, मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरे डैडी। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हैं जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने सवाल पूछा और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफ़ी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर फिर से कह दिया। क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाता। और मेरा मानना है कि
जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी कैसा बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वह मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद करने की जरूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन में तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग दो चीज करते हैं, कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज होते हैं और पलटकर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वे नहीं जानते कि यह जीवन है जो उन्हें धक्का दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे हैं। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं और इन गिने चुने लोगों को इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अम्मी डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जज्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह और बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अम्मी डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नज़रों से मिली। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें फेर ली। मैं जान गया था कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अम्मी डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सभी चीजें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान थे, लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते हो। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई से तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अम्मी डैडी मुस्कुराते हुए। मैं तो कहूंगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का कैसा स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सिखाने को कभी नहीं कहते। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे की खातिर काम करने में गुजार देंगे और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम यह
सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबंध हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि तुम जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं तुम्हें, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट की खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा, ये पूछा रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो उनके बचपन की स्टोरी चल रही है। मैंने पूछा, यही कि आप लालची और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। ओहो। आखिर वे बोले, सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो, यह सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज्यादा आसान होता है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। लेकिन आप मुझे 10 सेंट से ही दे रहे हैं, तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखा, तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या मैं हूं, वो तो आप हैं ही। देखो, यह नजरिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम यह नजरिया रखते हो कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मेरे प्रति ज्यादा सम्मान नहीं दिखाते और मुझे नहीं सिखाते, तो मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छी तरह कहा अमीर डैडी ने कहा। ज्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं, वे काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें क्या होता है, जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज्यादा ऊंची सैलरी मिले। वे सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं। अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं, वे यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कम तनख्वाह को स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फर्श को घूर रहा था और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नजरें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज से सुलझेगी? इससे उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सिर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों की बीच की चीज से। यही वह पल था जब अमीर डैडी ने वह निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते हैं कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बस अध्ययन के विषय अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह सुनिश्चित करना
है कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिलें। मेरे अम्मी डैडी चाहते हैं कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं, ताकि मुझे पैसे के लिए काम करना ना पड़े। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अम्मी डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। सीखने में किसकी जरूरत होती है? सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूं क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूं कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते बे हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज्यादा वेतन देने की जरूरत नहीं। इसके अलावा ज्यादा पैसे मिलने से भी उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं मगर इसके बावजूद उनके बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो वे ज्यादा खर्च में डूब जाएंगे। तो इसलिए अपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। तो वो कह रहा है कि आपने इसलिए 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। सही समझे? अम्मी डैडी मुस्कुराते हुए बोले, देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वे पैसे के लिए हर काम करने में यकीन करते थे। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अम्मी डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए कैसे काम कराया जाए तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अम्मी डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज्यादा इंसान है। यानी पैसे के लिए काम करना सीखना ज्यादा क्या है? आसान है। खासतौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा, हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। यह किसी पैसे या हुनर को सीखने का अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं। पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण में मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूँ
जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अम्मी डैडी ने पूछा। लेकिन मैंने दांत दिखाते हुए कहा, मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूँ। मेरे अम्मी डैडी ने कहा, 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीने को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह पाने के लिए, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अम्मी डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ जब मिसिज मार्टिन ने 3 घंटे के काम के बदले में तुम्हारे हाथों में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफ़ी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं निराश हुआ था। मैंने कहा, अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, खासतौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियाँ कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अम्मी डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अम्मी डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? मैंने पूछा। अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यवर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें जरा भी समझदारी नज़र नहीं आई थी। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अम्मी डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ था। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना जिंदगी भर चलता है। ज़्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन ही नहीं करते। वे नौकरी करने जाते हैं और अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या हल हो जाएंगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि असली समस्या यह है कि उनमें वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है। मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अम्मी डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यह पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में यह नहीं होती। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं और कोई पैसा यानी प्रोफेशन सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जानते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और इसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यह कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या आती ही नहीं।
तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। अब काम पर चल दो। इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बातचीत कर ली और उसने मुफ्त में काम शुरू कर दिया। वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी ही चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं। या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने का तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी मेरे सिर को थपथपाते हुए बोले, इसका इस्तेमाल करो, यानी कि माइंड का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर मेरा सिर थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें वह बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। उस समय 9 साल का बच्चा क्या समझ पाएगा। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम कर रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज़्यादा आसान हो गई। लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का मलाल जरूर था और कॉमिक बुक्स ना खरीद पाने का अफसोस था। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अमीर डैडी वहां आए। हमने उन्हें ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसेज मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर के हालचाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास आए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा दिया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए जहाँ कुछ वयस्क सॉफ्टवेयर खेल रहे थे। वहाँ की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर एक साथ हिला दिए। जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। देखो, अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसेज मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत कम पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 सप्ताह की वैकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुटपुट पैशन के
पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने से तुम रोमांचित हो जाते हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटे कर देता हूँ। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रही हैं? मैंने पूछा। अम्मी डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसिज मार्टन मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊँ। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम वह चीज़ देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हैं। माइक और मैं वहाँ बैठे रहे, दोनों वहाँ बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उनकी बातें कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वे हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इसमें तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया। हालांकि दरअसल यह तेज हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। ये 1954 की बात है दोस्तों। अम्मी डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले $1 दूंगा। $1। अब मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे मान लो मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंच गया। आखिर यह 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटा की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीर मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त और मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते, लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिस रही थी। अम्मी डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे और आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वे हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वे जानते थे कि हमारे दिल का एक एक कोना उस सौदे को करने के लिए ललायित है। वे यह बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। असल सवाल तो यह था कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज़ बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज़्यादा कमा पाते हैं, इसलिए मेरा प्रलोभन तुरंत गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उस बिंदु पर पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अम्मी डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा, वे सारी अद्भुत चीज़ें हमें हमारे दिमाग में ले लेती हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। कैसा सिलसिला? सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह उठने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की जिंदगी पर हमेशा यही 2 भावनाएं हावी रहती हैं कि डर और लोभ। उन्हें ज़्यादा पैसे देंगे तो वो इसी सिलसिले पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। कहते नहीं कि रैट रेस, यानी कि जो लोग जहाँ दौड़े हम भी उनके पीछे बिना सोचे समझे दौड़ने को लग जाते हैं। हाँ, अम्मी डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम
करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते की खोज लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दें, माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खासतौर पर मुफ्त में। अम्मी डैडी ने कहा, देखो, पहला कदम है सच बोलना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा कि सच बोलो, अम्मी डैडी ने पलटकर कहा। मैंने पूछा, किस बारे में सच बोले? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अम्मी डैडी ने कहा, तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं, बस अपने सामने स्वीकार करो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, कामकाज करने वाले लोग, मिसिस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा नहीं करते? मुझे तो यही लगता है, अम्मी डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे ना होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अम्मी डैडी ने कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती हैं और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। माइक ने कहा, सही कहा। अम्मी डैडी बोले, वे इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से वे नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर ऐसा नहीं होता। डर की वजह से वे काम करने, पैसा कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते रहते हैं कि डर दूर चला जाएगा, लेकिन हर दिन वे उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ रहता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती हैं। इसलिए वे उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसे की दरअसल उनके जीवन को चला रहा है। वो सोचते हैं कि पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। यह कहने के बाद अम्मी डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छिपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उसका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करती थी। जब अम्मी डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते हैं उतनी समझ रहे हैं, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती, अमीर बनने से समस्या सुलझती है। मैंने हैरानी से पूछा, यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पूछा कि अमीर बनने से समस्या सुलझती है? बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दें। इच्छा, कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मज़ेदार या रोमांचक चीज़ की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन पैसा तो खुशी देता है, वह अक्सर अकाल्पनिक यानी टेम्परेरी होती है। इसलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिलों
की शांत दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा यही नहीं कर सकता। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इसलिए स्कूल जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पैसा सीख सको। हर समाज में शिक्षक, टीचर्स, डॉक्टर्स, मैकेनिक, पेंटर्स या फिर जो हमारे शेफ होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, आग बुझाने वालों या सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूलों में उन्हें यह सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके, डेवलप हो सके। अम्मी डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छा रही थी। अम्मी डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह हर बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूँ, अम्मी डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यह बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो ये दोनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार न करना, ये होता है ना निम्रमनता, और यह निम्रमनता के है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए। यह सोचा जाए कि तुम्हारे लिए ऐसी चीज खरीद देगा जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, यह सोचना खुद से झूठ बोलना है।